गरीब आदमी 300-400 रुपये जिसकी मजदूरी है, दिहाड़ी मजदूर, वो कैसे जो है 200-200 रुपये किलो की दालें अपनी थाले में सजा पाएगा। छलावा किया जनता से 15 लाख का और तमाम सब्ज बाग दिखा। विश्व में पूरे अगर सबसे भ्रष्टतम कोई अगर कुकृत्य हुआ है तो वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। चंदा दो, धंधा लो, वरना ईडी का फंदा लो। कि बीफ कंपनी से इन लोगों ने बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनसे भी चंदा धंधा अपना चलवाया है। भाजपा हराओ, रोजगार पाओ, नौकरी पाओ। भाजपा हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ। भाजपा भगाओ, रोजगार पाओ। ठीक है, भाजपा हटाओ, महंगाई हटाओ। 1 अरब 40 करोड़ जहां आबादी हो और वहां पर आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो राशन के लिए जो है मोहताज बना दिए गए। ये हमारा अचीवमेंट नहीं हो सकता मोदी जी। ये मोदी जी से सवाल देश कर रहा है, देश का सर झुका है। पूंजीपतियों की ये सरकार है, ये पूंजीपतियों को खुश करने के लिए बनी सरकार है। ये मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, हमारे देश का ही हिस्सा है। 2 महिलाएं निर्वस्त्र करके, आपको पता है, जो कहने में भी शर्म आ रही है कि सरजमीन की पैदा हुई और उन्नाव में ही रहने वाली बहन अन्नू टंडन चुनाव जीतने जा रही हैं। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। समाजवादी पार्टी से 2022 में प्रत्याशी रहे मुन्ना अलवी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 में बांगरमऊ विधानसभा सीट से इन पे भरोसा जताए हुए इनको प्रत्याशी बनाया था। हालांकि जीत नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी फिर बाजी मार ले गई। लेकिन लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में अन्नू टंडन को प्रत्याशी बनाया है। किस तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं, इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुन्ना अलवी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NTV निष्पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अन्नू टंडन जी इस बार मैदान में हैं इंडिया गठबंधन से। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जो भी और दल हैं वो सब संयोग में है। क्या लगता है साक्षी महाराज इस बार हारेंगे? देखिए, ये चुनाव जो है 100% इंडिया गठबंधन अपने घटक दलों के साथ यहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है। आदरणीय बहन अन्नू टंडन जी भारी मतों से यहाँ से चुनाव उन्नाव में जीतेंगी, क्योंकि उन्नाव के लोगों का ये मानना है कि दुख दर्द में अगर कोई खड़ा हुआ है पिछले लगभग 2 दशकों से ज़्यादा, उनकी जो सेवाएं हैं, अगर मैं सिर्फ व्यक्तिगत उनकी बात करूं अपने कैंडिडेट की, तो बहुत सारी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस उसमें उन्होंने सेवा भाव से काम ना किया हो। और उसी बेस पर उनकी सक्रियता की वजह से सभी यहाँ के लोग मानते हैं कि वो हमारी बहन है, वो हमारे उन्नाव की रहने वाली हैं। इसलिए इस बार उन्नाव जो है अन्नू जी के साथ चल पड़ा है और भारी अंतर से हम लोग ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जिस तरह से आज देश और प्रदेश के अंदर हालात हैं, आप किसी से छुपे नहीं हैं। एक तरफ जुमलेबाजी हो रही है, दूसरी तरफ उनके लिए कोई ठोस कोई उपाय भी नहीं सोचे जा रहे हैं। चाहे युवाओं की बात कर ली जाए, युवाओं को बताया गया था, सपने दिखाए गए थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि उन्हें 2 करोड़ रोज़गार नौकरियां प्रति वर्ष दी जाएंगी। 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज युवा पूछ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि अगर आपने 2 करोड़ दी होती नौकरियां तो 20 करोड़ नौकरियां हमारे मिल गई होती भारत में। लेकिन आपने संसद के अंदर ही आपने जब इनसे सुना है तो ये बड़ी मुश्किल से, जबकि आप पकौड़ा को भी ये रोज़गार में गिनते हैं, तब ये बता पाए हैं कि लगभग आई थिंक 7 लाख लोगों को सिर्फ जो ये रोज़गार दे पाए हैं। अब आप समझ सकते हैं, इन्होंने किसानों से वायदा किया था कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसान उल्टा उनकी जो चीज़ें थीं, ना तो उनके MSP पे काम किया गया कि आप एक गारंटीड मूल्य कर दीजिए, नहीं किया गया। आपने देखा कि उनकी जो खाद की बोरी थी, जो लागत है, जब तक आप लागत नहीं घटाएंगे तो आप कैसे जो है आप समझ सकते हैं कि उसकी आय दोगुनी होगी। किसान की बोरी 45 हुई 50 से, फिर 40 किलो कर दी गई, कीमतें बढ़ती चली गई। किसान को डीजल चाहिए, 50-52 रुपये वाला डीजल आज 100 रुपये में बिक रहा है लगभग। तो आप समझ सकते हैं किसान लगातार इनकी गलत नीतियों के कारण, आपको मालूम होगा कि रात भर डंडा लेके अपना परिवार छोड़ के
किसान गांव में रखा रहा है अपना खेत और फसल। तो ऐसी हालत में किसान भी इनसे तैयार बैठा है अपना हिसाब चुकता करने के लिए। अगर महिलाओं की बात करी जाए, महिलाओं की या लॉ एंड ऑर्डर की, जिस तरीके से आपने देखा है कि NCRB के आंकड़े अगर उठाकर देख लीजिए तो बेहद शर्मनाक हैं कि इस वक्त जो है भारत के अंदर जो डेटा आया है, महिलाओं पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिन ब दिन रोज़ाना बढ़ा है। तो इतने सारे महंगाई, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा महंगाई जो है। आपने दालों का मामला ले लीजिए, कोई गरीब आदमी 300-400 रुपये जिसकी मजदूरी है, दिहाड़ी मजदूर, वो कैसे जो है 200-200 रुपये किलो की दालें अपनी थाले में सजा पाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। ये हालात पर पहुंचा दिया है। पेट्रोल महंगा, सिलेंडर, आप सिलेंडर को लेकर देख लीजिए, जो हर घर की ज़रूरत है, आम ज़रूरत है, वही सिलेंडर जो 350-400 का हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बवाल काट दिया था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और कांग्रेस को पूरी तरीके से घेरने का काम किया था। छलावा किया जनता से 15 लाख का और तमाम सब्जबाग दिखाए और सरकार में आ गए। लेकिन वही सिलेंडर आज 1100, 1150, 1160 रुपये लेने के लिए विवश कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि वो गृहिणी, वो परिवार, वो महिलाएं, वो लक्ष्मी स्वरूपा जो महिलाएं हैं जो घरों में बैठी हैं, वो सब आतुर हैं कि किसी तरीके से मौका आवे 13 मई का और हम अपनी बहन अनु टंडन जी को हम संसद भवन में पहुंचाकर अपना सांसद चुनने का काम करने के लिए आतुर हैं वो लोग। दूसरी चीज़, इनके किसी भी वादे में, आप भ्रष्टाचार की बात करते थे, हम तो कह रहे हैं कि दुनिया में, विश्व में पूरे, अगर सबसे भ्रष्टतम कोई अगर कुकृत्य हुआ है तो वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक कोई छोटा मोटा कोई आप खेल नहीं है भ्रष्टाचार का। बाकायदा भ्रष्टाचार को, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से, उसको बाकायदा सरकारी अमल पूरा पहना के, है ना, वो करके जो किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर आप जाओगे इसकी तह में, तो पत्रकार बंधु आपको मालूम होगा कि कभी भी कोई भी कंपनी अपने मुनाफे से 7% से ज़्यादा कभी भी किसी भी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती। लेकिन इन लोगों को पैसे लेने थे, पैसे लूटने थे, किनसे? अपने एक्सटॉर्शन मनी। कैसे एक्सटॉर्शन करना था? इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, इनके पास आईटी थी। पहले उनको भेजा, पहले उन उद्योगपतियों के घर भेजा, दबाव बनाया, इतना दबाव बना दिया, और उसके बाद आपको पता है कि वही लोग 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के बाकायदा बॉन्ड खरीदते हैं। और पता लगता है कि उसी में जब उनके यहाँ रेड पड़ी है, और आप देख लीजिए वो तारीखें, उसके बाद में उनको मजबूरन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पड़े। यानी भ्रष्टाचार, रिश्वत ली गई है, एक्सटॉर्शन, यानी चंदा दो, धंधा लो, वरना ईडी का फंदा लो। ये इनका एक जो कार्य चला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता ने, आप एक तरफ गाय की रक्षा की बात करते हैं, आप देख लीजिए अपने हमारे यहाँ विधानसभा में या उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम गौशाला हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर उनको सुविधाएं मूलभूत मिलनी चाहिए। आपने नीति अगर बनाई है, नीति निर्धारण ऐसा कीजिए कि उनको कम से कम, बहुत सारे आप लोग दिखाते रहते हो कि कैसे लाचार वहाँ पर के मरने को विवश हैं हमारे गाय माता। उन लोगों को जिनके लिए आप कहते थे कि हम ये स्लाटर हाउस और ये सारी चीज़ें, इन नीतियों को सब ख़त्म करने वाले लोग, आप पता कर लीजिए कि बीफ कंपनी से इन लोगों ने बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। उनसे भी चंदा धंधा अपना चलवाया है और उनसे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में वसूली की है। या आप पता कर लीजिएगा, आपके डेटा अब तो है, SBI ने दे दिया है। तो जब बीफ कंपनियों एक्सपोर्टर से ले लिया तो ये कैसे गौरक्षक हैं? कैसे ये सिर्फ जो है धर्म के नाम पर हमको छलने और ठगने का काम करते हैं। जनता चाहती है, जनता ने ठान लिया है कि उन्नाव जनपद से भारी मतों से अनु टंडन जी को और इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। और हम तो साफ कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हर जगह कह रहे हैं, नौजवानों से कहते हैं कि भाजपा हराओ, रोजगार पाओ, नौकरी पाओ, भाजपा हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, भाजपा भगाओ, रोजगार पाओ। ठीक है, भाजपा हटाओ, महंगाई हटाओ। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं, मुद्दों पर काम करेंगे। ये लोग धर्म की आड़ में फिर से आएंगे, ये फिर जो है भगवान श्री राम के आड़ में आएंगे। भगवान श्री राम सबके हैं, हर जगह लिखा रहता है राम सबके हैं।
राम तो आस्था का प्रतीक है और सभी के हैं, कौन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी बैठा, हमारे बीच में प्रभु जी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में शिवम बैठे हुए हैं, हमारे बीच में मनीष दीक्षित जी हैं, हमारे पास दिलीप जी हैं, कौन नहीं मानता है भगवान पर कोई पेटेंट थोड़े है, भगवान तो सभी के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन ये जब इन पर जब जवाब का आता है कि महंगाई पर जवाब दो, किसानों की दुर्दशा पर आप जवाब दो, आपने एमएसपी क्यों नहीं की, आपने इतने बड़े कील काटे बल्लम क्यों चलवाए, लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, 750 किसान शहीद हो गए, आपने इतना, अभी रबर की गोलियां चली, आपको मालूम है कितने लोग हताहत होते हैं। आप उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, ये धर्म के आड़ में फिर से वही लबादा उड़कर फिर सामने आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता एक बार नहीं 2 बार देख चुकी है, जनता ने मन बना लिया है कि हम सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 80 के 80 सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। और जो ये अभी आप देख लीजिएगा, अभी जिस तरीके से अभी पश्चिम में हमारा पहला फेज हो रहा है, आप हमारी बात जो है याद रखिएगा, पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का पहले फेज में खाता नहीं खुलने जा रहा है। अगर बात कर लेते हैं देश के प्रधानमंत्री की, तो लगातार प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए इस बार 400 पार जा रहा है, हमने विकास किया है, चाहे शौचालय देने की बात हो, गरीबों को हमने शौचालय दिया है, चाहे फ्री अनाज देने की बात हो तो हमने अनाज दिया है, और चाहे आवास देने की बात हो हमने दिया है। तो जनता इस बार हमारे साथ आ रही है, फिर से तीसरी बार हमारी मोदी गारंटी पर सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल छलने का काम किया है। इसको कैसे देखते हैं? पहले मैं मोदी जी की गारंटी पे आना चाहूँगा। मोदी जी की गारंटी 15 लाख की थी। हम सवाल करते हैं कि उस गारंटी को अगर आप किसी दुकान में जाएं और एक बारगी वहां से सामान ख़रीदें और वो सामान अगर नहीं आपको वैसा निकलता है जैसा वायदा हुआ था, और आप दुकानदार के पास जाएं और वो ये कह दें ना ना वो तो इसे मैंने कह दिया था, वो तो जुमला था, वो गारंटी कहाँ चली गई? मैंने पूछा 2 करोड़ नौकरियों के बारे में, वो भी तो गारंटी थी। तो वो कह रहे हैं, वो आपको आगाह कर रहे हैं जनता को कि मोदी की गारंटी है, यानी वही वाली गारंटी है जो मैंने पहले दी थी, और जनता ये समझ गई कि वही वाली गारंटी है जो पिछली बार 15 लाख के दिए दी थी। नंबर 1। दूसरी चीज़ आपने कहा कि राशन मिल रहा है। मुझे दुर्भाग्य है मेरे देश का, राशन तो हमेशा मिलेगा, ये जो आपको जो राशन का जो अधिकार है ये तो आपको फूड बिल में ये तो मिलना ही मिलना है, लेकिन ये राशन में भी भ्रष्टाचार हुआ है। आप समझने की कोशिश करिए, 2 रुपये देकर 6, 7, 8 रुपये जो भी तुम्हारे खर्च होते थे, लेकिन आपको क्या मिलता था? आपको मिल जाता था चीनी, आपको मिट्टी का तेल मिलता था। कहाँ चला गया वो? कहाँ गायब है? बता दिया। और दूसरे, ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा अचीवमेंट नहीं है, इसको अचीवमेंट कह के आदरणीय मोदी जी जो है पीछे मत भागिए, ये दुर्भाग्य है देश का। कौन सा दुर्भाग्य है कि जिस 1 अरब 40 करोड़ जहां आबादी हो और वहां पर आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो राशन के लिए जो है मोहताज बना दिए गए। ये हमारा अचीवमेंट नहीं हो सकता मोदी जी। ये मोदी जी से सवाल देश कर रहा है, देश का सर झुका है पूरे विश्व के पटल पर इससे देश, बल्कि किसान तो अन्नदाता है, वो तो कह रहा है कि हमारी फसलों का बढ़िया एमएसपी कर दीजिए, हमारे जो डीजल के दाम कम कर दीजिए, कीटनाशक दवाओं के दाम कम करिए, हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं दीजिए, बिजली फ्री कीजिए, नहरों की सिंचाई मुफ्त कीजिए जैसे समाजवादी पार्टी में की गई। तो हम अपने देश को 5 किलो नहीं, हम 10 किलो प्रति घर के हिसाब से वो उल्टा देने के लिए तैयार बैठे हैं। अन्नदाता तो इतना स्वाभिमानी है, लेकिन उन्हें सिर्फ जीने तक सीमित किया जा रहा है ताकि वो ताली बजाओ, थाली बजाओ, इस सब कार्यक्रमों में बिजी रहें। उनको कोई कार्य नहीं दिया जा रहा, जबकि वो चाहते हैं कि अपने स्वाभिमान के साथ काम करना। तीसरी चीज़ आपने कहा कि मकान दिए हैं। मैं कह रहा हूँ कि 3,25,000 का आवास दिया जाता था समाजवादी पार्टी में। हम भी कहते हैं कि 3,25,000 के उसी तरीके से लोहिया आवास जैसी कोई योजना क्यों बंद की गई? अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको करना चाहिए था। आपको उन 56 लाख महिलाओं से कौन सी दुश्मनी थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनको गरीब महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ना धर्म देखा, ना जाति देखी, न क्षेत्र देखा, बल्कि प्रदेश की 56 लाख महिलाओं को आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में पेंशन मिला करती थी 6,000 रुपये वार्षिक, क्यों बंद की गई? उन महिलाओं से जिनके, मैं तो जानता हूं कि नारी विरोधी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए तो 56 लाख लोगों, महिलाओं का, जिनका चूल्हा जलाने का काम समाजवादी लोग किया करते थे, वो छीन ली गई। क्यों बंद कर दी गई थी? पेंशन ख़त्म कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं नौजवानों को बरगलाया गया। देश की सीमा पर
हमारे किसान का, गरीब का बेटा नौकरी पा लेता था। क्या नौकरी करता था वहाँ पर जाके? किसी पूंजीपति का नहीं सुना होगा, किसी राज्य, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन राज्यों के भी आपने कभी नहीं देखे होंगे कि देश की सरहद पर रहे हों। हमेशा कौन जाता था? आपके घर का भाई, इनके घर का बेटा, इनके घर का भाई, गरीब किसान के घर का बेटा जाता था। उनको एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती थी और देश भी सुरक्षित रहता था। लेकिन वो भी रास नहीं आया कि ये कहीं कमेरा समाज, ये अगर उठ जाएगा तो इसका इस जीवन स्तर उठ जाएगा, इसके घर में शिक्षा आ जाएगी, पढ़ने लगेंगे, तब ये हमसे सवाल जवाब करेगा। इसलिए क्या किया? अग्निवीर नाम की 4 साल की योजना ला के रख दी। आपको पता है कि इससे बड़ा छलावा देश में हमारे लोगों के साथ नहीं किया जा सकता। हमारे नौजवानों के साथ जो अपनी ज़िंदगी, अपनी जान जो है ख़तरे में डाल के वहाँ किया करते थे, वो भी ख़त्म, क्योंकि उन पूंजीपतियों की ये सरकार है, ये पूंजीपतियों को खुश करने के लिए बनी सरकार है। ये पूंजीपतियों के बेटे जाने नहीं हैं वहाँ, गरीब किसान का बेटा जाना था। वो कैसे पूंजीपति बन जाए, इनकी हमेशा ये धारणा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, गरीब और गरीब होता है, अमीर और ज़्यादा अमीर होता चला जाता है। ये इनकी नीति है। भाई सुरक्षा की बात कर लेते हैं। जैसे गृह मंत्री अमित शाह हो गए और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो गए, लगातार महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि समाजवादी सरकार में महिलाएं दिन में निकल नहीं पाती थी, सुरक्षित नहीं होती थी, लेकिन उनकी सरकार में और केंद्र सरकार में महिला रात के 12 बजे निकलती हैं, सुरक्षित वापस घर आती हैं। इस पर क्या कहेंगे? लखीमपुर की घटना शायद जो है आपको याद होगी, आपको हापुड़ की घटना आपको याद होगी, आपको घटना याद होगी कानपुर की, जिंदा जलाई गई हैं बहनें। आपको ये सारी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं। अगर उनका ये कहना है तो मेरा मत मानिए, NCRB का आप डिटेल अभी खोल लीजिए, देख लीजिए, आपको डेटा मिलेगा। प्रति वर्ष आपको डेटा मिल जाएगा कि महिलाओं के ऊपर कितना ज़्यादा जो है भय और आतंक का इस वक्त माहौल है, भय और आतंक का, कि उनका, जिनके बारे में ये कहते हैं, क्योंकि ये लोग मार्केटिंग करते हैं, लेकिन वास्तविकता NCRB बता रही कि क्या हालात हैं। और मैं जो घटनाएं एक नहीं बता रहा हूँ, कितनी आपने ऐसी देखी इस बीच में घटनाएं हो गई हैं जिनके नाम लेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है। इन्हीं के, मैं तो मणिपुर कहीं देश से बाहर नहीं है, मणिपुर इसका जीवंत उदाहरण है। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, हमारे देश का ही हिस्सा है। 2 महिलाएं निर्वस्त्र करके, आपको पता है, जो कहने में भी शर्म आ रही है, कितने दिन भर उनके साथ क्या हुआ था। ये वही मणिपुर, एक मणिपुर का माँ इनके शब्द नहीं फूटा था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। वो महिलाओं की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं के, जो महिलाएं आज, जितना मैंने कहा ना, वो महिलाएं ही थी जो 56 लाख थीं जिन महिलाओं की पेंशन छीनी है। वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि EVM मेरे सामने लाओ बस। एक आखिरी सवाल आपसे और कर लेते हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन तैयार हुआ था, जयंत चौधरी साथ आए, पल्लवी पटेल साथ आई, लेकिन उसी तरीके से बिखरता चला गया। जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ NDA घटक दल में जाकर शामिल हो गए। पल्लवी पटेल ने अपना PDM नाम से एक गठबंधन बना लिया जिसका नाम है पिछड़ा दलित मुस्लिम। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहती है, मुसलमान शब्द से नहीं बुलाती है, डरती है बुलाने में। क्या कहेंगे इस पर पल्लवी पटेल जी? राजनीति में पहली बात तो समाजवादी जो है बहुत ही समावेशी पार्टी है। वहाँ समावेश है, वहाँ सभी को सम्मान है। कभी हमारे यहाँ जाति और धर्म को देखकर राजनीति समाजवादियों ने नहीं करी है। समाजवाद का मतलब आदरणीय श्रद्धेय नेताजी हम लोगों को सिखाया करते थे कि समाजवाद की डिफिनेशन ही यही है कि समता और संपन्नता, खुशहाली और बराबरी। उसमें फिर वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, हमको सबको साथ लेकर समावेशी विकास का नाम समाजवाद है। और समावेशी राजनीति का अगर कोई प्रतीक है इस वक्त पूरे समाजवादी उसमें आंदोलन में, जो पूरा भविष्य है समाजवादी आंदोलन का, वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं और देश देख रहा है उनकी तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके के सवालों से हिंदू और मुस्लिम को बांटने का, अल्पसंख्यक का मतलब होता है, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इस वक्त माइनॉरिटी में अगर आप देखेंगे तो कौन है, कौन रिप्रेजेंट करता है, वो मुस्लिम है। उसके बाद भी हमारे दूसरे लोग हैं, हमें उनको भी देखना है। हमारे सिख भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, हमें उनको भी, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं। तो हम लोग उस पर नहीं जाना चाहते, वो धर्म और जाति की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम उस पर जाना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो वंचित रह गए, वंचित चाहे वो अगड़ी जाति का हो,
मैं ये नहीं कहता कि अगड़ी जाति का अगर कोई सताया हुआ व्यक्ति है जिस पर बहुत सारा परेशान किया गया है, ऐसे व्यक्ति मेरे साथ हैं। हमारे श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी, जो उनकी विचारधारा थी, वो तो ब्राह्मण थे लेकिन वो पूरे आजीवन समाजवादी रहे। उनकी विचारधारा थी कि जो पिछड़ गए उनको आगे लाओ, उनको उंगली पकड़ा के हमें आगे लाना है और विकास की मुख्य धारा से जोड़ देना है। हम अगर बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी तो दलित भी नहीं थे, मुस्लिम भी नहीं थे, ओबीसी भी नहीं थे। आपको पता है वो एक वैश्य समाज से थे, वो तो आपको पता है बनिया समाज से थे, लेकिन आजीवन उन्होंने समाजवाद की एक ऐसी जो है धारणा पैदा की कि जिस पर आज पूरा देश चलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये बातें सिर्फ ये अपने जो चुनाव आता है तो बहुत सारे जो है संगठन बनते हैं और बिगड़ते हैं, घटक दल, जहाँ जिसको लाभ दिखता है। बहुत सारे लोग अपना लाभ देखते हैं और अपने लाभ के हिसाब से राजनीति करते हैं, और हमारी जो समाजवादी विचारधारा है वो लोगों के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी की ये अवधारणा रही है कि सबको साथ लेकर चलना है, खाली कहने के लिए नहीं कि सबका साथ सबका विकास, खाली कहने के लिए नहीं बल्कि हमने करके दिखाया। अगर हमने मेट्रो बनाई तो सबके लिए है, कहीं पर आपने नहीं देखा होगा कि ये SC OBC या उसके लिए है, गड़ी सबके लिए है। अगर हमने यहाँ अभी आपने देखा फाइटर प्लेन उतारे गए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, और ऐसा कितनी बार हो चुका है, हरक्यूलिस तक उतर चुका है, जो हमारे भारत का सबसे वजन भारी मालवाहक जो हमारा है वो भी उतर चुका है। क्यों नहीं उतार लिया दूसरे पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो? क्यों याद आई? कितनी जाँचें कर डाली, लेकिन ईमानदारी का जो सितारा है वो हमेशा बुलंद रहता है। वो पूरी ईमानदारी के साथ बनाया गया था, 22 महीने के अंदर तैयार हुआ था। तो हम विकासवादी सोच पर बात करते हैं, हम महंगाई पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, और मुद्दा ये है कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा। और ये 400 पार कहने वाले लोग, यकीन मानिए, आप देख लीजिएगा, समय आने दीजिए, मालूम हो जाएगा कि उनकी हैसियत इस बार क्या है। और यहाँ से इतने अच्छे काम किए हैं, जो उनकी लगातार सक्रियता हमारे बहन अन्नू टंडन जी की है, उनके चाहे गरीबों के शादियों में जो मदद है, आप खुद आप जानते हैं, पता कर लीजिएगा। आप चाहे पूरे ज़िले का कहीं भी आग लगी हो, अगर त्वरित अगर किसी की भी सहायता पहुँची तो आदरणीय बहन अन्नू टंडन जी की पहुँची है। आप देख लीजिएगा, अगर बाढ़ आई तो मदद में कौन खड़े थे? समाजवादी लोग खड़े थे, बहन अन्नू टंडन खड़ी थी, मैं खड़ा था। कोरोना काल में आप पता कर लीजिए पूरे जनपद में कौन खड़ा था? हम खड़े थे, समाजवादी लोग खड़े थे, लाल टोपी लाल गमछा वाले लोग खड़े थे। आप देख लीजिए पूरे जनपद में अगर कहीं भी कोई जो है चश्मे का काम, आँख बनवाने का काम अपने निजी खर्चे से किसने किया? वो हमारी बहन अन्नू टंडन ने किया। आप गौदान आप पता करिए, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जवानी है बेचारे, अभी कम उम्र है, और उसके बाद उनके ऐसा कोई घटना हो गई और पति नहीं रहा, तो वो अपने ज़माने में 2 बच्चे हैं, छोटे 4 बच्चे हैं, कहाँ जाएं? आप जानते हो समाज की नज़र। ऐसी हालत में अगर किसी ने नज़र रखी तो किसने नज़र रखी? हमारे प्रत्याशी अन्नू टंडन जी ने रखी, और उन्होंने उन लोगों को गौदान किया सालाना कितने लोगों को, कि ताकि उन लोगों को घर के बाहर चौखट ना पार करनी पड़े और वो दूध बेचकर अपना काम चला के अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। वो हमारी अन्नू टंडन जी हैं। और ये जो हमारे सामने हैं, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते, हम लोग आपको दिखाएंगे इस बार जो जनता में कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, इन सबसे ऊपर उठ चुका है उन्नाव ने ये ठान लिया है कि उन्नाव जीतेगा। और उन्नाव की रहने वाली कौन है? उन्नाव के दिल में रहने वाली, उन्नाव के सरजमीन की पैदा हुई और उन्नाव में ही रहने वाली बहन अन्नू टंडन चुनाव जीतने जा रही हैं। आपको अब जब ये चुनाव बीत जाएगा, 4 जून को हम आपको बुलाएंगे और मिठाई भी खिलाएंगे। ये थे समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी मुन्ना अलवी, जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि बांगरमऊ की जनता ही नहीं, पूरे उन्नाव लोकसभा की जनता इस बार अन्नू टंडन को भारी बहुमत से जिताने का काम करने जा रही है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ समीर खान, NTV उन्नाव। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।